पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, फटाफट नजर डाल लीजिए। एशियाई बाजार ही देखते हैं। अमेरिका को देखकर तो थोड़ा डिप्रेशन वाला मामला हो जाता है। 450 अंक डाउ नीचे बंद हुआ कल देर रात, लेकिन एशियाई बाजार में कम से कम उतना बुरा हाल नहीं है। हांगकांग निचले स्तरों से रिकवर होकर सिर्फ 75 पॉइंट नीचे है। निक्केई में 1.5% की कमजोरी। निक्केई छोड़ दीजिए, हमारे काम का नहीं है। शंघाई एकदम फ्लैट है और बाकी कोरिया, ताइवान ये भी देख लीजिए यहाँ पर क्या हाल है। आधा परसेंट। तो ये अगर आधा परसेंट गिरे तो हमें तो इनसे कम गिरना चाहिए। एसजेएक्स निफ्टी देख लेते हैं कितना कमज़ोर है। 9500 के नीचे ना खुले तो ठीक है, लेकिन हाँ अभी भी एसजेएक्स निफ्टी में कमजोरी ज़्यादा है, 57 पॉइंट की। फिर इतना कमज़ोर नहीं खुलना चाहिए। अगर हांगकांग 75 पॉइंट के नीचे तो हम थोड़ा ठीक खुल जाएंगे, ये संकेत है। आइए करेंसी मार्केट देख लेते हैं। कल 64.15 पर जाकर करेंसी मार्केट में हमने समाप्ति देखी। खुला तो 64 के ऊपर था रुपया, बाद में फिसल गया 64.15 7 पैसे की कमजोरी। तो आज तो डॉलर और कमज़ोर हुआ है, तो करेंसी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। अच्छा, सहारा देने के लिए काफ़ी कुछ सेक्टर्स हैं आज वैसे, और ख़ासतौर से अच्छे नतीजे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, जो कि बाजार का दिग्गज है, उस पर नज़र रखते हैं। क्या कुछ अच्छी मजबूती के साथ यहाँ शुरुआत हो सकती है। मेटल्स मजबूत है ही हैं, और जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी नंबर्स अच्छे पेश किए। एमआरपीएल ने अच्छे नंबर पेश किए, तो इनके दम पर एक्शन दिखेगा। कुछ कमज़ोर नतीजे भी आए यूनाइटेड ब्रूवरीज जैसे, वहाँ भी देखेंगे किस तरह का रुझान होता है। लेकिन इस बीच पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई, और 75 अंक नीचे है निफ्टी और 35 अंक नीचे है सेंसेक्स। ये है पहली टिक आपकी स्क्रीन पर, और इसकी वजह है आईसीआईसीआई बैंक जो 9.5%। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और बाकी दूसरे शेयरों पर भी नज़र रखिए। यहाँ पर कुछ लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जो बातें चल रही है वो इन बैंक्स के लिए पॉजिटिव हो सकती है। एसबीआई 2% नीचे, एनटीपीसी 2% नीचे, तो ये कुछ एक शेयर है। रिलायंस 4% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर, और यहाँ से थोड़ा दबाव निफ्टी पर बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें सेटल होने दे, तब तक शुरुआत करेंगे करेंसी मार्केट की कि रुपये में किस तरह की आज ओपनिंग होती है। क्या 64 के नज़दीक करेंसी मार्केट खुल पाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आ चुकी है आपके सामने सबसे पहले कमजोरी है। ओके, ग्लोबल चिंताओं की वजह से डॉलर की कमजोरी के बावजूद करेंसी कमज़ोर हो रही है। अच्छा, 64-34 ये है लेवल। ओके ठीक है, खास बात नहीं, फिर भी हम तो इतना मजबूत हुए हैं रुपए पर, तो अगर 20 पैसा कमज़ोर हो भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल देखते हैं किन लेवल पर प्री ओपनिंग सेशन में सेटल होते हैं बाजार। बिल्कुल, और छोटे मझोले शेयरों में देखिए, कल सीएनबीसी आवाज़ ने एक्सक्लूसिव जानकारी ये दी थी कि कैबिनेट की बैठक में दरअसल इक्विपमेंट जो बनाती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, उन कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलेगी। कल 12-15% की रैली देखी गई थी बीपीएल में। आज भी देखिए 7-8% ऊपर खुलने की तैयारी करें। मुझे याद है प्रकाश दीवान जी का टॉप फेवरेट स्टॉक ये रह चुका है। अच्छा, अब कल बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि प्रिंट मीडिया में जो एफडीआई है वो 26% से बढ़कर 49% हो जाएगा। एचटी मीडिया देखिए मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए भी आज का दिन अच्छा हो सकता है। दीवान साहब, आप कुछ कह रहे थे कंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में, जब मुझे याद है रजत बोस जी कह रहे थे कि एचसीसी खरीदना चाहिए, बताइए। नहीं, जो रेरा के साथ हो, रेरा के आने के बाद जो इम्पैक्ट हो रहा है कि अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाएगी, जो टर्न की प्रोजेक्ट्स ले सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, और बड़े जो डेवलपर हैं वो और स्ट्रांग होते जाएंगे। एल&टी है, आपका ओबरॉय है, गोदरेज है। एक छोटी कंपनी हमने कुछ समय पहले डिस्कस की थी, वैस्कॉन इंजीनियर्स करके। ओके, उसको अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी इक्विटी पिछले कुछ दिनों में बड़े ब्लॉक डील्स के जरिए चेंज हुई है, और तो वहाँ पे एक बहुत क्लियरली एक री रेटिंग सी हो रही है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है कंपनी के उसमें एक्सपेक्टेशंस की। तो वहाँ पे इस टाइप की जो छोटी कंपनी है, जो प्योर रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं, वहाँ पे जैसे एचसीसी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ करते हैं, तो लोगों के लिए एसपीवी बेसिस पे ही जेवीज बनते हैं और कोलैबोरेशन होता है फॉरेन पार्टनर्स के साथ। बट इसमें हो सकता है इस टाइप की कंपनीज में जहाँ कैपिटल से काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, आई थिंक बेनिफिट मिल सकते हैं। ओके, और इस बीच एफएनओ स्टॉक्स जो आज आपको ट्रेड करने चाहिए, नितिन मुरारका जी हमारे साथ हैं। नितिन जी बताइए, आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज? लेकिन एक तो डाबर में कुछ अनकॉमन सा डेटा दिख रहा है। इसमें एवरेज वॉल्यूम्स 20 लाख शेयर के हुआ करते थे, और लास्ट 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम 80-90 लाख शेयर्स के हो रहे हैं। और उसमें पॉजिटिव डेटा ये है कि जो भी वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसका 85 से 90% वॉल्यूम्स डिलीवरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये तो एक कैश मार्केट का डेटा हुआ। बट कल हम लोगों ने एफएनओ में देखा कि इसमें करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, और ये सपोर्ट के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, सपोर्ट्स पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और लास्ट 10-12 दिनों में स्टॉक में गिरावट आई है। तो मैं समझता हूँ रिस्क रिवार्ड रेशियो बायर के लिए काफी फेवरेबल है।
यहाँ पे अगर हम लोग 269 का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करें तो मुझे लगता है कि एक बार 295 का दोबारा से टारगेट मिलना चाहिए, क्योंकि रिस्क लिमिटेड है और अपसाइड आपको अच्छी मिल सकती है। दूसरा डीसीबी बैंक, जिसमें लास्ट 7-8 दिनों से मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, 190-193 की रेंज में काफी इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट भी इस एक्सपायरी में करीब 40%, 49% ओपन इंटरेस्ट पूरी एक्सपायरी में ऐड हुआ है। कल इसमें प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ था, चार्ट पैटर्न्स भी अच्छे हैं, तो मैं समझता हूं कि डीसीबी बैंक अगर थोड़ा आपको नीचे खुलता है या इसी भाव पे भी खुलता है जो कल की क्लोजिंग है, लेना चाहिए। 190 का स्टॉप लॉस होगा और 210 से 215 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, तो डीसीबी बैंक का, डाबर, इन सब शेयरों पर रखिए नज़र। जागरण प्रकाशन एफडीआई प्रिंट मीडिया में आने की खबर के चलते 13% मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है, तो आज इन प्रिंट मीडिया शेयरों पर रखिएगा नज़र। लेकिन पूछते हैं देवान साहब, आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है, ये बताइए, आपके पिक क्या है? मीडिया की बात करें, आई थिंक मीडिया में ऐसे कंपनीज देखिए ना जहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन से एफडीआई से कोई होगा। बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैव रिस्ट्रिक्शन कि किसी और को हम नई पार्टनर बनाना चाहते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन उनके इंटरनल रहते हैं। तो ओवरऑल इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो आई थिंक इट विल प्रोबब्ली बी इन द डिजिटल साइड, ओके, जहाँ पे आपके पैसे लाने से और एक्विजिशन और वो सब बन सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स नए क्रिएट हो सकते हैं। तो आई थिंक सन टीवी कुड प्रोबब्ली बी द की बेनिफिशियरी हु कुड लुक एट, क्योंकि वहाँ कैपिटल की जरूरत है और उनके पास आज कैपिटल का कंस्ट्रेंट भी है, तो वो होगा। प्रिंट वाले प्लेयर्स में इतना मुझे नहीं लगता इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ओके, तो ये है राय इन तमाम मीडिया स्टॉक्स पर आपके लिए। लेकिन देख लेते हैं आज के इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में कहाँ है आपके लिए मौके, और वो मौके मिलते हैं आपको हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में। तो देख लेते हैं आज के 20 दमदार खिलाड़ी। पूरी की पूरी टीम देखिए गिरावट में खरीदारी करने की राय है, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम, और फोकस है जीएसटी की श्रीनगर में 2 दिनों तक चलने वाली काउंसिल की बैठक के ऊपर, और इसीलिए गति और पटेल इंटीग्रेटेड को टीम में शामिल किया है। फुटवेयर कंपनियों को भी फायदा मिलेगा, मिडसन इंटरनेशनल और लिबर्टी शूज को इसीलिए टीम में शामिल किया है। दूध और घी के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी जीएसटी में, और देखिए कोका कोला के ऊपर सिन टैक्स लग सकता है। इस सेक्टर्स को लगता है डेयरी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, इसलिए मॉडर्न डेयरी को टीम में शामिल किया है। कंटेनर कॉर्पोरेशन में भी इसलिए तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि माल भाड़ा उठाने के ऊपर जो ड्यूटी है वो कम रखी जाएगी। कॉक्स एंड किंग्स और थॉमस कुक को भी इसी बात का फायदा मिलेगा कि 18% नहीं 12% की ट्रैवल सर्विसेज के ऊपर ड्यूटी दी जाएगी, और होटल शेयर भी इसी खबर के चलते भागेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आपको गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ये है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। टीम पे फोकस किया गया नतीजों को, खासतौर पे हिंदुस्तान कॉपर के बहुत बेहतरीन नतीजे, एचयूएल के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, उसके बाद तमाम अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। ज्योति लैब्स पर नजर रखिए, इसके भी नतीजे आने वाले, उम्मीद की जा रही कि वो भी वैसे ही होंगे। सिक्काजन एक और छोटी सी कंपनी है, बहुत बढ़िया नतीजे दिए, लेकिन यूनाइटेड ब्रूवरीज ने निराश किया है। यहाँ पे उसके नतीजे न सिर्फ कमजोर हैं, ये कहा जा रहा है यूबीएस की रिपोर्ट में कि 40% तक वॉल्यूम गिर सकता है इनका, हाईवे की शराबबंदी कर। एचटी मीडिया बहुत अच्छे खबर इनके लिए है कि एफडीआई के जो नियम है वो आसान किए जा रहे हैं, साथ ही एबीसी जो इनकी बॉडी वो करेगी, ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी अगले दशक तक। फ्यूचर रिटेल के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पे भी जो नियम है एफडीआई के वो आसान किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियों खासतौर पे पटेल इंजीनियरिंग और सीसी के लिए बहुत बढ़िया खबर है क्योंकि यहाँ पे कहा जाए कि एफडीआई के रूल्स हैं उनको काफ़ी ईजी बना दिया जाएगा। जो अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को बेच नहीं पाते थे उनको वो बेच सकते हैं, इन सब नियमों में छूट दी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हैं तमाम स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। इसके अलावा आईआरबी इन्वेक्स की लिस्टिंग भी आज है, तो इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। दीवान साहब ये बताइए, आपका अपना फेवरेट ट्रेडिंग आइडिया कौन सा है या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया कौन सा है आज का, वो रह गया अभी? जो मैंने आज स्टॉक चुना है थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है क्योंकि आईटी से सब दूर रह रहे हैं और ये आईटी कंपनी है और इसमें भी खास करके इंडिया बिजनेस कम है लेकिन अब बढ़ने की उम्मीद है। ये कंपनी का नाम है डेटामैटिक्स ग्लोबल। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो इसकी बिजनेस प्रोफाइल है ये बहुत ही अलग है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर आईटी प्लेयर्स। ये आईटीईएस में ज़्यादा है, वहाँ पे जो डिजिटाइजेशन और जीएसटी के आने के बाद जो प्लेटफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें दो चीज़ें इंप्रूव होंगी। एक जो आईटी आर्किटेक्चर बोलते हैं गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का और बिजनेसेस का, और दूसरा है जो हार्डवेयर का।
तो ये दो उसमें मैं चुन रहा था। तो इसमें सॉफ्टवेयर साइड में डेटामेटिक्स का बहुत मैंने देखा कि अच्छा एस्टैब्लिश वो है, और अगर आप देखें उनका फोकस उनकी वेबसाइट पे भी जो उन्होंने अब पोर्ट्रे किया है, तो उससे साफ जाहिर है कि ये री रेटिंग वाला वो है। इम्प्रूवमेंट नंबर्स में अगर दिख गया तो और भी जल्दी हो जाएगा, बट अदरवाइज एक साल में यहाँ से 30% की अपसाइड जो है अच्छी खासी बन सकती है। तो डेटामेटिक्स ये है खरीदारी करने के लिए आज से स्टॉक। आज प्रकाश जी के रडार पर कुछ और स्टॉक जो आज एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त रिजल्ट के दम पर, उन पर एक राय ले ली जाए। जेके लक्ष्मी सीमेंट 5% नीचे। रजत सर, इसके चार्ट्स देखिए, क्या किया जाए? 490 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्री ओपनिंग सेशन में सेटल हुआ है। खराब नतीजे दिख रहे हैं थोड़े, तो गिराए इन लेवल्स पर क्या राय है आपकी? देखिए अनिल जी, ये दिसंबर से एक तरफा अप ट्रेंड में है, और ये इसका अप ट्रेंड का एक अच्छी चीज़ है कि ये 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करता है, रेयरली क्लोज करता है। क्लोज करते ही उसमें बाइंग आके ये ऊपर चला जाता है। कल एकदम 5 डे मूविंग एवरेज के आसपास में क्लोज दिया है। 513 पे 5 डे मूविंग एवरेज था, जहाँ पे से वो थोड़ा सा बाउंस करके 516 पे क्लोज दिया है। मैं यही कहूँगा कि इसका 13 दिन का जो मूविंग एवरेज मुझको दिख रहा है 499 का, उसी के नीचे स्टॉप लगा के आप इन्वेस्टमेंट बाइंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि कल का जो हाई था 537 वो दोबारा टेस्ट होगा, क्योंकि ये जितने बार गिरे है पुरानी जो हाई था उसको आगे जाके उसको पार किया है। तो ऐसे ही उम्मीद करके चलिए कि 499 का स्टॉप में आपको 15-16 रुपया नीचे दिख सकता है, लेकिन ऊपर में 20 रुपया से ज़्यादा गेन्स बनने की उम्मीद करके ही इसको आप ले सकते हैं। इट्स अ गुड बाय बिकॉज इट्स इंटरमीडिएट ट्रेंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर रखिए नज़र। बहुत ही वीक ओपनिंग हो रही है भारतीय बाज़ारों की। प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं, करीब करीब 200 अंक नीचे सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है, 75 अंक नीचे निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। और निफ्टी में देखिए केवल आईओसी है जो हरे निशान में खुलेगा, बाकी 50 शेयर निफ्टी के लाल निशान में खुलने की तैयारी करते हुए, और सबसे ज़्यादा नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और पिछले कुछ दिनों से ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज 1.5% नीचे खुलेगा। हैवी वेट्स पर नजर रखिएगा, आईटीसी भी देखिए नीचे ही आज खुलने की तैयारी कर रहा है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग होने की तैयारी होती है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 6 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर होने वाले। एक्चुअली आज ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले हम ज़्यादा कमज़ोर खुल भी इसीलिए रहे हैं कि हम ओवरबॉट हैं, और जिस तरह की पोजीशंस में अब एक्चुअली जो हम कह रहे थे सुबह कि 9450 9500 नो ट्रेडिंग जोन है, तो शुरुआती 10 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस लिहाज से कि एक तरफ तो 9500 के नीचे तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स को भी थोड़ा सा प्रेशर बनेगा कि पोजीशन छोड़ी जाए। दूसरी तरफ 9500 के नीचे 75 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग पिछले 4-5 हफ्तों से निफ्टी में कभी मिली नहीं है लोगों को, तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ये रस्साकशी वाला मामला होगा। 9450 9460 इस लेवल के ऊपर किस तरफ निकलते हैं कि वो इंटरेस्टिंग होगा। 9400 तो फिर उसके बाद शायद निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आपके लिए बन जाए 9400 से लेकर 9500 दिन के दौरान। तो आप 9400 को तोड़ेंगे नहीं, 9500 के पार जाएंगे नहीं, कम से कम इस वक्त डेटा के लिहाज से ये सिचुएशन दिखती है। और इसके साथ साथ नजर रखिएगा पुट कॉल रेशियो पर, किस तरह से पोजीशन कम होती है और ये रेशियो क्या नीचे की तरफ आता है 1.41 से। तो बेहद इंटरेस्टिंग बाजार है, आराम से देखें, सोच समझकर, पैनिक में ट्रेड ना करें, जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, न लेने का न बेचने का। ये संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, जो ओपनिंग होती हुई दिख रही है। अदरवाइज इतनी नीचे ओपनिंग नहीं होती। 22750 के आसपास बैंक निफ्टी पर ओपन होता हुआ दिख रहा है, 22700 को होल्ड करना जरूरी है। उसके नीचे कमजोरी का संकेत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, 0.5% नीचे बैंक निफ्टी है। तो बेहद इंटरेस्टिंग शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। और इस बीच टाटा डीवीआर ये है 1.5% कमजोर, निफ्टी पर सेकंड टॉप लूजर। यहां पर एक राय ली जाए, क्या कमजोरी में टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर खरीदना चाहिए? नितिन जी, वायदा कारोबार के आंकड़े देखकर बताएं। देखिए जी, टाटा मोटर डीवीआर और टाटा मोटर दोनों में डेटा काफ़ी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से इस डिप में खरीदना चाहिए, क्योंकि इस एक्सपायरी में ऑटो स्टॉक्स में सब में बाइंग आई, और ये दोनों स्टॉक में कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, वॉल्यूम्स भी ऐड हो रहे हैं और सपोर्ट के आसपास से बाउंस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों स्टॉक यहाँ से कम 3-4% की रैली इसी एक्सपायरी में लगाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप अगर 1-1.5% नीचे खुलता है तो मैं समझता हूँ कि ये बाय करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। राइट, चलिए ऐसे बाजार में देखिए जहाँ निफ्टी में केवल आईओसी मजबूती के साथ खुल रहा है, आज
प्रिंट मीडिया कंपनी एचटी मीडिया, डीबी कॉर्प, जागरण प्रकाशन, ये सब आधे आधे से 1.5% की बढ़त के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी भी देखने को मिलेगी और कुछ अच्छे नंबर्स जो मार्केट में आए हैं उसके दम पर आप देखिए एमआरपीएल ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखिएगा, ये अच्छी तेजी के साथ खुलने की तैयारी करेगा। हिंदुस्तान कॉपर 0.25% मजबूती के साथ तेजी के साथ खुलने की तैयारी करेगा, इसके नंबर्स भी जबरदस्त है, अच्छी तेजी बनेगी यहाँ पर। बिल्कुल, और 190 अंक नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। सेंसेक्स खुलते डबल सेंचुरी मारने के मूड में है, लेकिन एक बात पता है कि एशियाई बाजारों को देखते हुए इतना नीचे अगर खुलेंगे तो काफ़ी लोग होंगे जो इस बाजार में तुरंत अपने शॉर्ट कवर करना चाहेंगे 9450, 9460 के आसपास। तो वोलेटाइल ट्रेड के लिए रहिए तैयार। और निफ्टी सेंसेक्स 30,500 के नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है और 22,750 पर खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे बता दूं आपको। पहले मजबूत शेयर दिलीप बिल्डकॉन 4% मजबूत, एमआरपीएल 4% मजबूत, इंटरेस्टिंग। हिंदुस्तान कॉपर अब तो प्राइवेट नहीं सरकारी मेटल कंपनियां भी अच्छे नतीजे पेश करी। देखिए हिंदुस्तान कॉपर ने दमदार नतीजे पेश किए, 3% मजबूत है। सिकाजीएन एक छोटा स्टॉक है, इसने भी नतीजे बेहद दमदार पेश किए, 10% मजबूत खुलने की तैयारी। ताज जीवी के कमजोर नतीजे के बाद है 6% नीचे। जेके लक्ष्मी सीमेंट में 5% का नुकसान। और यूनाइटेड ब्रूरीज ये है स्टॉक जो 5% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है और साथ ही आईओबी में 3.5% का नुकसान। बजाज फिनसर्व इसके भी नंबर्स ढीले हैं एक्चुअली, मजा नहीं है। जो स्टॉक जिस हिसाब से स्टॉक का भाव है, वैल्यूएशन है, उसको देखते हुए खराब नंबर्स कहे जाएंगे। 2% नीचे खुलता हुआ। स्मार्ट लिंक 2% नीचे खुलता हुआ। तो ये है नतीजों के दम पर आज का रिएक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स लेकिन नीचे की तरफ 217 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की है और 9460 का जो अहम लेवल है उसके आसपास शुरुआत की है निफ्टी ने। तो 9450 को तोड़ा नहीं है। 2.5% कमजोर खुले हैं सेंसेक्स और निफ्टी। जैसा हम कह रहे थे हाई बीटा मिड कैप्स में रहिए सावधान। 1% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में और 150 अंक नीचे, 0.5% नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी। तो तेज गिरावट के साथ की है भारतीय बाजार ने शुरुआत, लेकिन पहले अहम लेवल 9450 को जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है अब तक तोड़ा नहीं है। हिंडाल्को 0.2% मजबूत, हीरो मोटो 1.5% मजबूत और इतना ही कमजोर है। माफ कीजिएगा दोनों कमजोर है और डॉक्टर रेड्डीज भी हैं कमजोर। तो हिंडाल्को, हीरो, डॉक्टर ये 3 शेयर हैं कमजोर, लेकिन दबाव बना रहे हैं प्राइवेट बैंक्स। आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस ये तीनों के तीनों कमजोरी के साथ आज की पारी की शुरुआत करते हुए। तो मजबूत क्या है? टीसीएस, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक हरे निशान में आपको नजर आएंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही है। आइए वायदा कारोबार की तरफ। सबसे कमजोर है गॉडफ्रे फिलिप्स 4% नीचे, कल का स्टार परफॉर्मर था ये। और यूनाइटेड ब्रूरीज 4% नीचे। आईबुल रियल, बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों पर नुकसान होता हुआ। सेंचुरी टेक्सटाइल और एनसीसी जैसे ट्रेडर्स पसंदीदा काउंटर भी थोड़े नुकसान के साथ शुरुआत करते हुए। सीएट बैंड से बाहर निकलते ही कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 2% मजबूत है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने हरे निशान के साथ की है शुरुआत। ये है आज के स्टार परफॉर्मर। बाजार तेजी से रिकवर करता हुआ 9450 के लेवल को तोड़ा नहीं है और अब देखिए वहां से लगभग 25-30 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो पहली डिप को खरीदा गया है शॉर्ट सेलर्स की तरफ से, ये संकेत साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। अब देखना ही होगा कि 9500 को पार करके टिक पाता है या नहीं। 9450, 9500 नो ट्रेडिंग जोन। बिल्कुल, चलिए तो अच्छी रिकवरी निश्चित स्तरों से देखने को मिल रही है। गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, लेकिन हम कह रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहली बार एक बार तेजी देखने को मिलेगी, वो होता हुआ नजर आ रहा है। एचओसीएल 5% के अपर सर्किट पर इसलिए लगाया क्योंकि कल सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है इसको रिवाइव किया जाए। साथ ही एमआरपीएल देखिए अच्छे नंबर्स के बाद भागता हुआ। डीबी कॉर्प और जागरण प्रकाशन ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कमजोरी कहाँ है? यूनाइटेड ब्रूरीज बेहद कमजोर नंबर्स के बाद ये शेयर पिटता हुआ। इसके अलावा आप देखिए बजाज फिनसर्व के नंबर्स भी कमजोर आए, यहाँ पर भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। आज एफएनओ में सीएट जो आपने कहा, देखिए कल बैन से बाहर आने के बाद क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। पिछले एक महीने में अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। कमजोर नंबर्स के बावजूद देखिए ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये कैश के भाव आप देख रहे हैं, हम एफएनओ की बात करें, एफएनओ में अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। एफएनओ में भाव है 1732 का और कैश में देखिए ये भाव है 1825 का। बड़ा भारी डिस्काउंट है, समझ नहीं आता ये डिस्काउंट मेंटेन है, लंबे समय से मेंटेन है, पता नहीं कैसे चलता है भगवान जाने। मतलब मेंटेन ही है वो, बदल ही नहीं रहा है। अब क्या होगा, किस तरफ जाएगा, इसी पर थोड़ा प्रकाश शायद डाल पाए। प्रकाश जी नहीं, प्रकाश जी नहीं, नितिन जी, क्योंकि वायदा कारोबार का शेयर है। नितिन, इतना लंबे समय से इतना डिस्काउंट चलना क्या मतलब निकलता है? आज देखिए बैंक से बाहर निकल के कैश में नीचे, एफएनओ में ऊपर है, इसका क्या मतलब निकाले?
नितिन जी, इतने लंबे समय से ये डिस्काउंट में है, बट अगर आप इसका ओवरऑल डेटा देखेंगे तो काफी स्ट्रांग रोलओवर्स इसका लास्ट 3 एक्सपायरी से हुआ है। इस एक्सपायरी में करीब करीब 1600 के आसपास बहुत पोजीशंस बनी थी और 3 एक्सपायरी से कंप्लीट एक्यूमुलेशन, कैरी फॉरवर्ड और रोलओवर्स हो रहे हैं और अभी आप देखिए करीब करीब 1850 के आसपास है। मैं अभी भी लग रहा है कि ये 1900-1920 की तरफ स्टॉक मूव करेगा, बट मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ख्याल से 1800 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। कैश मार्केट में बाइंग करनी चाहिए। 1900-1920 तक के टारगेट्स मुझे लग रहे हैं कि मिल सकते हैं। ओके, यूनाइटेड ब्रूवरीज देखिए 4% नीचे ट्रेड करता हुआ। अब आज रियल एस्टेट शेयरों की जोरदार पिटाई हो रही है। आईबुल रियल एस्टेट देखिए 2.5% नीचे, एनसीसी 2.25% नीचे, HDIL 1.5% नीचे। तो हाई बीटा स्टॉक्स आज दबाव में आते हुए जो कमज़ोर ग्लोबल संकेत है उसके चलते बैंक्स देखिए, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक, PNB, ये सब सरकारी बैंक्स में भी जहां थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये भी थोड़े से प्रेशर में आते हुए। लेकिन अच्छा प्रदर्शन कोलगेट दिखा रहा है, कुछ डिफेंसिस में लोग खरीदारी कर रहे हैं। और भारतीय एयरटेल ये भी देखिए 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। CSE इस शेयर पर भी रखिएगा नजर, आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं और खबरें तो काफ़ी समय से चल रही हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग भी होगी इसकी, तो आज फिर से वो खबरें रिपोर्ट्स मीडिया में फिर से आती हुई और आपने भी 2 दिन पहले कहा था अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज। देखिए ये तो कहना मुश्किल है कि आज के आज हो जाएगी रिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन लगभग फाइनल स्टेज पे आज हो भी सकती है और आज नहीं होगी तो बोर्ड में डिस्कस तो जरूर होगा और आज नहीं हुई तो फिर बहुत जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगी। होनी है तो या तो फिर ये कि रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा आ जाए तब खरीदें या नतीजों के बाद खरीदें, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि आज इस स्टॉक पर नज़र ज़रूर आपकी रहनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है वो आपके सामने रख दूँ, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल आपके सामने लेके आऊँगा मैं। ये NSE पर ये स्टॉक रखी है। इस स्टॉक में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से कम 7 बड़े ट्रेड्स मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मुझे अपोलो हॉस्पिटल में और ये होते दिख रहे हैं 1246, 47, 52, 63, हर एक भाव पर ये ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं तो भी कम से कम 4% 5% के आसपास की हिस्सेदारी अपोलो हॉस्पिटल की बदल चुकी है। 1.5 लाख नहीं, 15 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 10 लाख, अरे भारी भरकम वॉल्यूम होता दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। तो जरा NSE पर ये स्टॉक दिखाइए। ओके, 7 मिलियन 70 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, ये बड़ा। अच्छा, ये तो अब स्टॉक FNO में भी आ चुका है। कल खबर भी थी कि ये ब्लॉक डील होगी यहाँ पर। हाँ, वो था ब्लॉक बिल्कुल अवेलेबल था। तो बड़े ब्लॉक्स बदलते दिख रहे हैं। इससे पहले कि मैं नितिन आपसे राय लूँ, FNO स्टॉक है, लेकिन प्रकाश क्या कहेंगे इन ब्लॉक डील्स पर, क्या राय है आपकी? नहीं तो ये इसमें जो खजाना इन्वेस्टमेंट मलेशियन गवर्नमेंट का जो फंड है उसका एग्जिट है और वो एक्सपेक्टेड था काफ़ी समय से, ये इसमें इस टाइप के एग्जिट्स हो रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बट आई थिंक फ्रॉम द स्पेस इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है, स्केल सबसे अच्छा इनका है एज कम्पेयर टू फोर्टिस और बाकी सब। बट जो अप्रिसिएशन बाकी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मुझे लगता है वो अगर नॉन FNO में किसी को कोई वो नहीं हो प्रॉब्लम लेने में, तो एक नारायण रुदाले करके कंपनी है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो डूइंग द राइट थिंग्स। उसकी भी री रेटिंग जो है वो आगे चल के आएगी, थोड़ा समय लगेगा स्केल आते हुए उनको, लेकिन वहाँ पे आपका हेडरूम फॉर ग्रोथ जो है एज अ स्टॉक ज़्यादा है। चलिए, तो नारायण रुदाले इस स्टॉक पर रखिए नज़र। अगर आपको हॉस्पिटल स्पेस की कोई कंपनी खरीदनी है लॉन्ग टर्म के लिए, सन टीवी ये भी देखिए, दीवान साहब कह रहे थे इस पर नज़र रखिएगा। 1.5-2% ऊपर भागता हुआ। डेटा मैट्रिक्स उनका आज का टॉप पे क्या देखिए, ये भी दौड़ लगाता हुआ 2.5% ऊपर। ऐसे कमज़ोर बाजार में HCC रजत जी ने सुझाया था, ये देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है जब से MSCI की खबर आई है कि इसका वेटेज बढ़ रहा है। देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। दीवान साहब माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी वागले साहब से एक बार पूछ लेता हूं। MRPL से नहीं है, MRPL तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है। भारतीय एयरटेल क्या और दौड़ लगा सकता है? हेमंत, पैटर्न तो पॉजिटिव है। थोड़ा सा निफ्टी संभल जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, 381 के ऊपर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। भारतीय एयरटेल में फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, करंटली 380 है, 1 रुपए ऊपर निकलने दीजिए, फिर 3 रुपए का स्टॉप लॉस और एक 8-9 रुपए का अपसाइड टारगेट मुझे लगता है आज के दिन में आ सकता है। रजत जी से पूछे MRPL। बिल्कुल बताइए रजत सर, MRPL कैसा लगता है आपको? 4.5% मजबूत, बेहतरीन नंबर्स, अच्छा डिविडेंड। ये मुझको ये अच्छा ही लग रहा है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और ऐसा भी देखते हुए लगता है कि
इसमें दम है। अभी नया हाई बना के 140 जब पार कर लेगा तो 147 का टारगेट बनेगा और इसमें भी कोई भी डिप में आप खरीदारी करते जाइए। पिछले मार्च की एंड से जब ये ऊपर चलने लगा तब अपना 13 डे मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं करता है तो 130 के नीचे स्टॉप रखने से आपका चलेगा और उसी हिसाब से ऊपर में 147 क्यों और उससे भी और आगे जाने की भी रास्ता बन सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एमआरएफ पर राय। बड़ा ही मजबूत शेयर बनता हुआ दिख रहा है और अच्छी तेजी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तेजी होती दिख रही है अच्छी एक और स्टॉक में और वो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, जस्ट डायल। कल नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स के पहले कल एक्शन में था। आज किसने रिकमेंड किया जस्ट डायल? आज दोनों एक्सपर्ट्स ने, रजत जी ने और संदीप बागले साहब ने। दो बड़े दिग्गज का पीछे वेटेज लगा हुआ है जस्ट डायल में। इज्जत का भी सवाल है और खास तौर से बड़ी बात क्या है, इतने खराब बाजार में स्टॉक भाग रहा। देखिए दिन के हाई पॉइंट पर जस्ट डायल पहुंचता हुआ दिख रहा है। 1.5-2% मजबूत है। तो आप दोनों ने तो रिकमेंड कर ही दिया। आप दोनों के टारगेट्स भी देखो सामने चल रहे हैं। तो अब नितिन जी से पूछा जाए, नितिन जी आप इन दोनों का साथ देंगे जस्ट डायल खरीदने में? देखिए जी, यहाँ पे डेटा कल का काफी पॉजिटिव है। जैसे रजत जी ने भी बताया, ओपन इंटरेस्ट एडिशन रेगुलर सपोर्ट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन होना काफी पॉजिटिव मानते हैं। तो यही हुआ कि स्टॉक में गिरावट के बाद 2-3 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है और उसी सपोर्ट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है रिजल्ट से कुछ हो ना हो पॉजिटिव निकल सकता है क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन पहले बिल्ट इन हो चुकी है। डिलीवरी डेटा भी ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बाय की स्ट्रेटजी बेटर है और ऊपर करीब 560 की तरफ स्टॉक मूव करना चाहिए। स्टॉप लॉस रिजल्ट है तो वोलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस 510 के आसपास का रखेंगे और 560 का टारगेट यहाँ पे रख के बाइंग की जा सकती है। और बागले साहब, सन टीवी, दीवान साहब ने तो कहा आज ये शेयर खरीदना चाहिए, मीडिया में उनको सबसे अच्छा लगता है। देखिए 3% की मजबूती दिखा रहा है और आप भी पिछले कई दिनों से इस शेयर पर काफी बुलिश हैं। अगली सीरीज में 1000 का टारगेट आ जाएगा या थोड़ा दूर है? नहीं आ जाएगा ना। बट आज के लिए बिल्कुल पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं एफएनओ के। अगर आप 898 के स्टॉप लॉस से एफएनओ में बाय कर सकते हैं, जो कि आप 12 रुपए का रिस्क लेना होगा। अपसाइड मुझे लगता है 940-950 तक, मतलब 40-45 रुपीज कल तक आ जाना चाहिए। ये पैटर्न काफी पॉजिटिव है। एक स्टॉक हेमंत जिसका नाम आपके मुंह से निकला और हम चूंकि कुछ और डिस्कस कर रह गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, वहाँ एक्शन शुरू हो गया। एक्चुअली एक्शन शुरू, देखिए कमजोर बाजार में जहाँ बैंक निफ्टी इतना खराब है, 135 अंक नीचे, सारे सरकारी प्राइवेट सब बैंक नीचे, लेकिन ये आज रिजल्ट से पहले बड़ा मजबूत होता दिख रहा है। 0.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट क्या तेजी से बढ़ा है और एकमात्र स्टॉक ऐसा है ओपन इंटरेस्ट जिसमें C8 अपोलो यूनाइटेड ब्रूअरीज के बाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। तो पोजिशन तो तेजी की बन रही है इस काउंटर पर। पूछा जाए रजत सर से, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या मौका है खरीदारी करने का? रजत सर चार्ट्स देखिए जरा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मौका है क्योंकि देखिए ये मार्च से जो अपट्रेंड, इसका इंटरमीडिएट अपट्रेंड जो था, ये अभी भी बरकरार है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिलहाल 195 में थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल सकता है। 195 पार करने के बाद में 200 से 203 की उम्मीद करके इसमें बाइंग आज भी बाइंग हो रहा है और इसमें एट लोअर लेवल्स रेगुलरली बाई होते ही जा रहा है। तो अभी भी आप अपना पॉजिटिव रुझान रख के इसको खरीदारी कर सकते हैं। क्या रिकवरी मार्केट में देखने को मिली है? देखिए करीब करीब 200 अंक नीचे शुरुआत हुई सेंसेक्स की और 100 पॉइंट वहां से हम रिकवर कर चुके हैं। निफ्टी अब 40 पॉइंट ही नीचे है। तो जहां खुले वहां से एक बार देखिए गिरावट में तुरंत खरीदारी होती हुई नजर आई और हम लगातार कह रहे थे कि ये चूकना नहीं चाहिए। हाँ, बैंकिंग शेयरों में और खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक में एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। जेपी एसोसिएट वाला जो मामला सेटल हो रहा है, ये इन दो बैंकों के लिए बड़ा पॉजिटिव है। सुबह से चौथी बार आप बोल चुके हैं। ये बताइए ये अगर हो गया कितना बड़ा पॉजिटिव हो सकता है? क्योंकि देखिए बहुत समय से सारे बैंक्स को इंतजार है इस खबर का। आप ये बताइए अगर आ जाती है, आज ही आ जाती है, तो बैंक निफ्टी पूरा रिकवर हो सकता है क्या? क्योंकि ये इकलौती खबर है जो पूरे बैंक निफ्टी पर प्रभाव डाल सकती है। हाँ, तो बैंक निफ्टी में वेटेज देखिए ना, जिन चीजों का है उन पे अगर असर पॉजिटिव है, आईसीआईसीआई आ गया, बीओबी आ गया। इनफैक्ट एसबीआई का फ्री फ्लोट के हिसाब से बहुत कम है वेटेज। एसबीआई के नंबर्स कल हैं। एसबीआई बड़ी है बैंक, बट वेटेज वाइज इतनी नहीं है जितनी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई
और एक चीज ये कहना चाहूंगा जो अनिल जी बार बार पॉइंट आउट करें कि बैंक्स में रिजल्ट्स को लेके मायूसी छाई और मार्केट ने उसको डिस्काउंट नेगेटिवली कर दिया। इट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। आज आप बैंकों को खास करके पीएसयू बैंक्स को क्यों ले रहे थे? क्योंकि वहां कोई स्ट्रक्चरल चेंज आने वाला है। एक क्वार्टर के नंबर्स अगर जैसे कल आंध्र बैंक के नंबर्स आए सर, आंध्र बैंक के नंबर में प्रोविजनिंग ज्यादा रख दी उन्होंने, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम इतनी बढ़िया ग्रो हुई है इस क्वार्टर में भी। सही बात। तो अगर प्रोविजनिंग करते इट इज एन अकाउंटिंग एंट्री। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका मतलब मुनाफा कम हो गया, मतलब ग्रोथ कम हो गई। तो ऑपरेशनल इनकम तो इतनी बढ़िया रही है। आज भी बुक वैल्यू देखिए 126 के करीब बुक वैल्यू, 90 रुपए का शेयर मिल रहा है। सो पॉइंट इज ये जो चीजें जो मिसमैचेस हैं ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं आपको। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बैंक के रिजल्ट की चूंकि बात निकली, बैंकों के रिजल्ट तो सारे के सारे जितने रिजल्ट है सब मार्केट बंद होने के बाद आने चाहिए। क्योंकि बैंक के रिजल्ट में आपको क्या क्या देखना है? मुनाफा, बहुत नेट इंटरेस्ट इनकम, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, स्लिपेज, वॉच लिस्ट, और कोई बाकी रह गया? एक आधा और है कमेंट्री आगे की, कमेंट्री और लोन ग्रोथ। अगर 9 पॉइंट देखने हैं और 9 पॉइंट में कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सा बैंक पहली लाइन में लिखता है, कौन सी तीसरी लाइन में लिखता है, जो हमारे पास जो रिलीज आएगी हम फ्लैश करते जाएंगे। कभी किस चीज पर स्टॉक बढ़ेगा, कब किस चीज पर घटेगा, और फाइनली बैंक का मैनेजमेंट आकर क्या बोलता है। तो मुझे लगता है इन सब रिजल्ट को तो मार्केट बंद होने के बाद दें। पीएसयू बैंक के खास तौर। हाँ, पीएसयू अब तो प्राइवेट भी। कल इलाहाबाद बैंक ने तो स्लिपेजेस ही नहीं दिए हैं। मतलब आराम से शांति से। मुझे लगता है इससे अच्छा एक काम किया जाए, ये चेकलिस्ट बना दी जाए और इसी रूप में इनको ये नंबर देने हो, क्योंकि मार्केट में आए तो लोग थोड़ा ट्रेड भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उसमें क्या है, तो ये एक पूरी टेस्ट पैरामीटर्स बना देने चाहिए एक्सचेंज। नहीं तो क्या है, चाहे आप ट्रेडर है इन्वेस्टर, आप एक सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। जो खबर पहले फ्लैश हो रही है, जो आंकड़ा पहले आ रहा है, आप उसमें ट्रेड किए जा रहे हैं। तो आराम से लोगों को टाइम दो, 4 बजे बाद रिजल्ट दो, 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बहुत टाइम है सोचने समझने देखने का। आराम से नंबर पढ़ लिए जाए, देख लिए जाए, फिर सबको पता है कि अब इस स्टॉक में जैसे कि आईओबी तेजी करनी है, मंदी, आपको पता चल जाता। तो ये है बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर्स को इसको देखना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट तो पहले नहीं आए, वही बढ़िया है। क्योंकि मार्केट में लोगों को ब्लड प्रेशर, तो लोग कहेंगे कि बाकी कंपनियों के भी बाद में ही आए, इससे अच्छा वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि भाई बाकी के आए ना आए, लेकिन कम से कम जहाँ इतना उतार चढ़ाव, जितनी बहुत सारी चीजें हो रही है, पीएनबी में आपने देखा किस तरह क्या कुछ हुआ। बाजार पर नजर रखिए, क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए 200 अंक नीचे खुलने के बाद अब मात्र 95 अंक नीचे रह गया है सेंसेक्स। तो खरीदारी हो रही है, 1:6 का रेशियो था। देखिए एडवांस डिक्लाइन, 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 6 गिरने वाले शेयर थे, और अभी आधा रह गया है। 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने कुल 3 गिरने वाले शेयर रह गए हैं। तो अच्छी रिकवरी निश्चित स्तरों से भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। एक स्टॉक जो मिस कर चुके हैं लोग, क्योंककि बैन में था सीएट, कल की तेजी आज भी काफी गैप से खुल के टिका, लेकिन दूसरा स्टॉक इसी सेक्टर का चलने के लिए तैयार है, एमआरएफ। अब ट्रेड करना आसान तो है नहीं, 65-70 हज़ार रुपए का शेयर है, लेकिन पोजीशंस यहाँ पर जमकर बनती हुई दिख रही है। ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। एमआरएफ लाइए, आपके सामने वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट थोड़े बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। हालांकि 2% भी यहाँ पर 1200-1500 शेयर ही होते हैं, लेकिन एक्शन में स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये एक्शन में आता दिख रहा है। एफएनओ में कुछ राय दे सकते हैं नितिन एमआरएफ पर आप? निखिल जी, वापस से इसमें बाउंस बैक आने को तैयार है, क्योंकि इसका कंफर्मेशन लास्ट 2 दिनों के वॉल्यूम से मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट वाइज तो परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, बट कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग लास्ट 2 दिनों में काफी हुई है, और इसमें चार्ट पैटर्न भी अच्छे हैं। सपोर्ट 66,000 66,500 पे काफी अच्छा बना है। तो मैं समझ रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड ये कम से कम 75,000 की तरफ स्टॉक मूव करना चाहिए। तो एज अ डिलीवरी काफी अच्छा पिक है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर आप एफएनओ में भी बाय करते हैं तो 75,000 का टारगेट होगा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है वो करीब 67,900 यानी 500 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और करीब करीब 3 से 4 हजार रुपए ऊपर के टारगेट्स बनते हैं। 75,000, 75,000। अच्छा, 75,000। एक बार वागले साहब का भी लेते हैं टारगेट। वागले साहब बताइए सर। मैं एक थोड़ा ट्रेडिंग टारगेट दूंगा, जो कि करंट प्राइस 68,560 है। मैं समझता हूँ 70,500, मतलब यहाँ से भी 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगले कुछ दिनों में आ सकता है। प्रकाश जी, क्या ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला स्टॉक हो सकता है जो कि लाख रुपए 6 डिजिट में दिखे 1 लाख रुपए में?
जिस हिसाब से संदीप जी और नितिन जी पीछे लगे इसके हो भी जाएगा सर, एक दो महीने और दे दीजिए। अच्छा, ये स्टॉक आप तो चैनल चेक इतनी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि MRF का मैनेजमेंट शायद किसी से मिलता है, कोई बहुत बातचीत करता है, लोग इतनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर बुलिश है कि आंकड़ों के दम पर स्टॉक खरीद कर पोर्टफोलियो में रखते हैं, राइट? नहीं, और ये स्टॉक स्प्लिट ही नहीं होता है, इसका रीजन है कि नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, कौन झंझट लेगा जिसके पास है उसके पास है। नहीं, इट इज बिकम सो डिफिकल्ट टू ट्रेड, और FNO में रह के ये मतलब ये स्टॉक कैसे है मुझे नहीं अभी तक समझ आया, क्योंकि जैसे आप लॉन्ग करते हैं सामने किसी ना किसी को दिख जाता है कि इसमें कितने शेयर लॉन्ग हुए हैं, तो मतलब बहुत ये तो ट्रांसपेरेंट ट्रेड है इसमें। हाँ, तो फिर इसमें तो एक काम होना चाहिए, एक्सचेंजेस को रूल बना लेना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला है और 10,000 के ऊपर निकल जाए तो अपने आप ही स्प्लिट कर डालो, या 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला है 5,000 के ऊपर, कुछ न कुछ ऐसा नियम बना काम आप एक्सचेंजेस को दे रहे हैं, करना ही चाहिए, उसमें क्या है, हमारा काम सुझाव देने का है भाई। SME में रीसेट होता है, होना चाहिए। जैसे वैल्यू बढ़ जाती है तो जो मिनिमम 1 लाख का जो ट्रेड होता है उसकी जगह नंबर ऑफ शेयर्स घटा देते हैं वो लोग। ठीक बात है। हेमंत, जब भाई देखिए सिंपल चीज है, जब आप वैल्यू के हिसाब से लॉट साइज अगर आप एडजस्ट कर सकते हो और थोड़े थोड़े समय में, या 5 लाख का लॉट साइज कर दिया तो 5 लाख के आसपास लाने की कोशिश करते हो, तो फिर फेस वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक की प्राइस को क्या फर्क पड़ता है, करना चाहिए ताकि भाई अच्छी चीज है, क्यों नहीं रिटेल इन्वेस्टर, आप किसी को आप कहोगे 70,000 का शेयर खरीद लो तो खरीदेगा थोड़ी वो, ये 7,000 का हो तो एक बार मूड तो बना सकता है कम से कम, खरीदे ना खरीदे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इतने अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए और स्टॉक्स देखिए, बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, आपको वहां पर इस समय पार्टिसिपेट करके पैसा बनाना चाहिए। सन टीवी देखिए, जो सुबह सुबह आपको सुझाया गया था, सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर यही है। FNO में सीएट देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 2% मजबूत है, आज ध्यान रखिएगा इसके नंबर्स आने वाले हैं। कोलगेट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और विप्रो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, डाबर में भी तेजी होती हुई नितिन मुरारका जी कह रहे थे यहां पर खरीदारी कर लीजिए। तो FMCG स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। मैरिको देखिए मजबूत है, तो लग रहा है कुछ लोग डिफेंसिव्स की तरफ जा रहे हैं, और फार्मा और IT तो लोगों को पसंद नहीं, तो FMCG सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कोई स्टॉक जो आपको दीवान साहब इस स्पेस में पसंद है FMCG पैक में? HUL पर तो आप बुलिश थे ही। I think Godrej continues to be a very very strong this thing, Marico है, Godrej है, ये सारे पॉजिटिव है, बट FMCG में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि अच्छा खासा एक रन देखा है, तो थोड़ा सा डिप्स पे ही लेना रेकमेंड करूंगा। DCB बैंक का नितिन मुरारका जी भी शायद कह रहे थे खरीदारी करिए, और अब देखिए दीवान साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ माफ कीजिएगा वागले साहब भी कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। DCB और दौड़ लगा सकता है? FNO पैरामीटर्स में मैच हो रहा है, 197 का स्टॉप लॉस लेके करंटली 198.90 है। मुझे लगता है 203-204 तक इसमें इंट्राडे की मूव मिल सकती है, या मे बी कल सुबह तक 203-204 तक जाने की तैयारी में स्टॉक तो मजबूत हो रहा है, ये बात सही है। DCB में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन आज लीवर भले ना चलाओ, लेकिन लीवर ने बाकी सारे FMCG स्टॉक्स का मूड बना दिया है। कोलगेट, डाबर, इमामी, मैरिको, ये सारे स्टॉक्स बड़े मजबूत होते दिख रहे हैं। नितिन, इनमें क्या पसंद है आपको? कि अनिल जी, इनमें ऑलरेडी जो डेटा जैसे डिस्कस किया, इसमें एक तो डाबर जिसमें डिलीवरी डेटा काफी अच्छे हैं, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। इसके अलावा दूसरा आप आते हैं तो FMCG हिंदुस्तान लीवर काफी अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी पॉजिटिव है। लास्ट रोलोवर्स जो हुए हैं वो 950 के आसपास रोलोवर हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा अभी भी आउटस्टैंडिंग है। रेगुलर OI एडिशन है, इस एक्सपायरी में करीब करीब 45 से 49% फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन हिंदुस्तान लीवर में बिल्ट इन हुआ है। तो लॉन्ग रोलोवर्स है, नया बिल्ट इन है, डिलीवरी बेस बाइंग है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान लीवर बेटर होगा। वो करीब 1050 1060 की टारगेट्स की तरफ इस एक्सपायरी में मूव कर सकता है। ऑलराइट, चलिए तो HUL और बाकी इन तमाम स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। MRF देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, 600 रुपए की जबरदस्त तेजी। कौन कहता है खराब बाजार में पैसा नहीं बनता? देखिए अब 900 950 हजार रुपए की तेजी तो एक ही दिन में इसमें हो गई। 69,000 का भाव आपको MRF इस समय दिखा रहा है, और ध्यान रखिएगा हमारे एक्सपर्ट्स का टारगेट क्या है इस शेयर के लिए। मुझे याद है जब स्टॉक 2020 की शुरुआत हुई थी तब 3,000 के ऊपर ये शेयर हमारी टीम में करीब महीने भर तक रहा था। बिल्कुल याद है। और
मुझे उस समय सवाल भी उठते थे कि इतने महंगे महंगे शेयर आप टीम में क्यों शामिल करते हैं? 3-3 हजार रुपए वाले में कैसे लोग पूछते थे क्यों शामिल करना चाहिए? मुझे याद है मैंने लास्ट रिकमेंड जो किया था MRF लास्ट 12,500 रुपए। उसके बाद मेरी मतलब उसके बाद मैंने स्टॉक ट्रेडिंग करना भी छोड़ दिया था, हिम्मत भी थोड़ी कम हो गई थी, नो डाउट। 3,000 का भाव था तब हम कहते थे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर इसका जो वैल्यू है वो 8,000 होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट आज कंपनी फिर से लगाना चाहे तो 8,000 करोड़ रुपए लगे। और अब आप देखिए ये तो हिस्ट्री हो गई और भाव क्या हो गया। बिल्कुल। हाँ, अब आगे साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अनिल जी ने तभी लॉयल्टीज चेंज कर दी उसके बाद सीएट की तरफ। नहीं, MRF और सीएट का कोई मुकाबला है ही बट अभी सीएट में मुंह आ रही है। MRF हमेशा MRF रहेगा। देखिए वो दो बोलते ना कि होटल ताज और हमारी कोई ब्रांच नहीं है तो ये तो ताज होटल तो क्लास ही अलग है। अच्छा, आप कह रहे हैं सीएट में तेजी बन रही है? सीएट में कल का हाई ब्रेक अभी कर रहा है, बात करते करते 1765 का, अभी 1780 है। 15-17 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 1840 1850 तक की ये शुरुआत है। 1 से 2 दिन का व्यू है, लेकिन एक ही दिन का रखें, 2 दिन का नहीं प्लीज। तो टारगेट थोड़ा मैं इसलिए बता दूं, जब आप सीएट के साथ इतना एसोसिएट करते हैं, एक बात बता, क्योंकि ये आज बैन में आने की पूरी संभावना है, तो आज ही प्रॉफिट बुक कर लें, फिर कल के लिए छोड़ दें। हाँ, सीएट MRF अगर हाथ नहीं आते हैं और महंगे लगते हैं या बैन में आ जाते हैं, तो एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करके है जो अभी तक FNO में आने के बाद एक्शन में नहीं है, उससे चमक दिखाई नहीं है और फंडामेंटली इसमें बहुत पॉजिटिव। और आप पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कह रहे हैं ये कंपनी बहुत बढ़िया और इसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, तो नहीं इसका मतलब देखिए, और आज एक आपने इंपोर्ट डेटा देखा हो जो हमारा ट्रेड डेटा आया था 3 दिन पहले, जहाँ पे इंपोर्ट्स की मात्रा बहुत दिखाई बड़ी है, उसमें आप देखिए तो क्या आ रहा है बाहर से, कमर्शियल व्हीकल्स के टायर्स आ रहे हैं। जी हाँ, अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। ये कंपनी है जो यहाँ बनाती है और अब एक्सपोर्ट भी करेगी आगे चल के, जो नई कैपेसिटी। ये वो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और ऑफ रोड टायर्स, मतलब जो जहाँ रोड नहीं है वहाँ भी ये टायर्स चल जाते हैं। रेडियल क्या बोलते हैं इसको, ORT कुछ ऐसा। हाँ, सो ऑफ रोड टायर्स, लेकिन रेडियल्स हैं सर। रेडियल्स ऑफ रोड टायर्स पहले आते थे वो डबल प्लाई वाले और ये सब, अब ये रेडियल्स आ गए। अच्छा, मुझे बात बताइए, ये टायर कंपनियों के नतीजे तो खराब आए, अच्छा जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो बेचारे फंसे हुए हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं शाम को फेसबुक लाइव पर क्या करें। अब कल भी मुझे याद है सीएट के ऊपर काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। जी। नंबर खराब आने के बाद भी ये शेयर चल रहे हैं, तो क्या सब लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला एंगल सोचकर अब आगे ट्रेड कर रहे हैं? हो क्या रहा है दरअसल? नहीं, 2 चीजें हैं। वन इज OEM डिमांड इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। दूसरा क्या है कि बाकी जगह टायर कैपेसिटीज कम हो रही है। चाइना ने सिर्फ US में फोकस किया, तो यहाँ नहीं आना भेज देना बंद कर दिया। और जो इनपुट साइड में जो कॉस्ट बढ़ी, वो इन्होंने फायदा भी हुआ, तभी इन्होंने प्राइस हाइक किया है। अपोलो के तो प्राइस हाइक देखिए 4% का किया उन्होंने। ठीक बात है। सो अगर वो प्राइस हाइक पास ऑन कर रहे हैं तो समझ जाइए डिमांड कितनी है। तो नंबर्स इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन अभी नहीं है, पिछले क्वार्टर में शायद नहीं दिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं इसलिए बालकृष्ण टायर की बात कर रहा था कि वहां पे कंपटीशन कम होने की वजह से उनकी प्राइसिंग पावर तो अभी जो बढ़ना शुरू हुई उसकी शुरुआत है। NIT टेक खरीदेंगे वागले साहब, क्योंकि कल के NIT के बड़े मुंह के बाद ये स्टॉक एक्शन में आता दिख रहा है। मेरे तो यहाँ पर वो सिग्नल पॉपअप हो रहे हैं। आपके चार्ट पर कुछ है सर? अनिल जी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 530 531 यही करंटली ट्रेड हो रहा है। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो भी मैं 540 के छोटे मुंह के लिए ट्रेड करूंगा इंट्राडे। तो एक 4 रुपए के ऊपर तो ट्रेड हो रहा है, अब 532 के ट्रेड हो रहा है, 533 हो गया, 28 का स्टॉप लॉस, 541 का टारगेट, उससे बड़ा टारगेट नहीं बनता है। अच्छा, तो इस पर रखिएगा नजर। जेके टायर पर भी रखिए नजर। देखिए सारे टायर एक साथ लाके दिखाते हैं, जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीएट, MRF, ये सारा का सारा टायर स्पेस हरे निशान में दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। एडलवाइज के बात भी मैं करना चाहता हूँ। ये देखिए, इसने भी अच्छे नंबर्स पेश किए और ये भी 2.5% मजबूत है कमजोर बाजार में। कल लोग बड़े दुखी हो रहे थे। कल शाम को हम फेसबुक लाइव कर रहे थे कि एडलवाइज ये क्या हो गया नंबर। देखिए, स्टॉक प्राइस और कंपनी की परफॉर्मेंस का अगर आपको कोरिलेशन करना है तो उसका तरीका बताता हूँ। ये रोज की प्राइस के बेस पे नहीं हो सकता, रिजल्ट के, खास तौर से रिजल्ट के दिन के रिएक्शन पर तो नहीं हो सकता। आप मसलन लीवर इतने बढ़िया रिजल्ट है लेकिन स्टॉक सबड्यूड है। अगर आपको वाकई में देखना है शेयर की प्राइस और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या कुछ समानता है, तो 10 क्वार्टर या 10 साल जो आपको समझ में आए
वो चार्ट बनाइए। तो जिस तरफ शेयर की प्राइस जाएगी, जिस तरफ कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, उस तरफ आपको शेयर की प्राइस दिखेगी। 100 में से 90 चार्ट आपको ऐसे ही नजर आए। बिल्कुल। चलिए, तो अब ये एक बढ़िया पैरामीटर जिसको आपको अपने जहन में उतार लेना चाहिए। रजत जी, ये बताइए इसके आपको चार्ट्स कैसे लगते हैं एडलवाइस फाइनेंशियल्स के, और कौन से लेवल्स पर आपकी नजर होगी फिर एडलवाइस फाइनेंशियल्स अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ? कि अभी फिलहाल ये तो कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले ऑल टाइम हाई दिखाया था, तो उसी के लेवल पर नज़र रखा जाए। 192 क्रॉस करने से फिर इसका चार्ट पैटर्न के अनुसार ऊपर में 210 से 215 तक जाने की उम्मीद किया जा सकता है। फिलहाल अगर कोई आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आज का जो लो है 176 रुपया 20 पैसा, उसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। IRB इनविट ये लिस्ट होने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले आप सबसे विदा लेने का वक्त है। प्रकाश जी, वागले साहब, रजत सर और नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर, स्टॉक्स पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। भसीन साहब, इससे पहले मैं आप पर बाजार पर राय लूँ कि इस कमजोरी में यहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा इंतजार करें, पहले एक बार IRB इनविट पर आप राय दें। आज लिस्ट होगा, क्या करना चाहिए सर इस इनविट की लिस्टिंग पर? पहली बार कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिस्ट होने वाला है भारतीय बाजारों में, आपका क्या व्यू है? नहीं, बहुत अच्छा व्यू है। दिस इज अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट वे, जहाँ पे वो अपने जो टोल बूथ करेक्शंस हैं उनको मोनेटाइज कर रहा है। जैसे आपको कहा था, REITs, RI इन्वेस्ट ITs, ये एक बहुत लुक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट होंगे जहाँ लेंडर और बायर दोनों को, लेंडर और बोरोवर दोनों को फायदा है, क्योंकि आपको हायर देन मार्केट रिटर्न मिल रहा है और जो बोरोवर है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है और कंपनी को लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टेड अभी IRB का है, आई थिंक रिलायंस इंफ्रा का है, अभी REITs में काफी स्पेट होएगा। जैसे हमने कहा था, आई थिंक 2017 में ये एक प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट होएगा ऑन बोथ द डेट एंड द फ्यूचर साइड फॉर द कंपनीज, क्योंकि उनके रिफ्लेक्ट करेगा इन देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव करेगा एंड सो ऑन। तो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और आई थिंक इट्स अ पाथ ब्रेकिंग मूव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है इसको और सभी को अलाउ करने से। चलिए, तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर कुछ ही देर में ये मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकर्स वहाँ पर मौजूद हैं और इसकी लिस्टिंग होने वाली है। एक बार ट्रेड आने दीजिए, प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होने दीजिए। 10 बजे हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कहाँ पर ये खुल रहा है। HNIs की तरफ से ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली थी इसमें, और उम्मीद यही की जा रही है कि इसके बाद कई और कंपनियां इस तरह के इन्विट्स लाएंगी। बिल्कुल, और आ ही रहे हैं। स्टरलाइट ग्रुप का, पावर ग्रिड का, एक के बाद एक सारी कंपनियां, रिलायंस इंफ्रा लाने की तैयारी में। तो कंपनियों के लिए भी अच्छी बात है, पैसा चाहिए, मिल रहा है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी साफ सुथरा सही तरीका इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंसिंग करने के लिए आज से एक तरह से आप कह सकते हैं वो बेहतरीन तरीका होता हुआ दिखा। तो इन्वेट्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन बाजार का थोड़ा कमजोरी की तरफ बढ़ा है। भसीन साहब क्या कहेंगे, क्या थोड़ा लंबा इंतजार करना चाहिए करेक्शन का? मतलब कोई 4-5% का दिखता है या फिर इतना ही होगा? हाँ, देखिए अनिल, ये 9300 के ऊपर हम काफी बेरिश है इन द सेंस कि हमें लगता है मार्केट इज हेड ऑफ फंडामेंटल। मैं 3 चीजें कहता हूं। एक तो आप ये लेके चलिए कि एक पुट कॉल रेशियो लेके चलिए जो हम काफी अट्रैक्ट करता हूं, मुझे 8-10-12 साल हो गए। 1.4 की रीडिंग आ रही है जो बहुत ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। अब ये एक ट्रम्प लेड सेल डाउन ना सोचिए, लेकिन ये लेके चलिए कि मार्केट बहुत टॉप हैवी है और आज का जो डिप है वो बाय किया जाएगा, बिकॉज फर्स्ट डिप इज ऑलवेज बॉट। बट हमें लगता है आगे जाते हुए, चाहे अगले हफ्ते हो या 2 दिन में हो या 2 हफ्ते में हो, मार्केट इज हेडेड लोअर। तो यहां से 50-100 पॉइंट की अपसाइड है, लेकिन हमारे हिसाब से 500-700 पॉइंट का डाउनसाइड खुलेगा, बिकॉज एवरीथिंग ऑन द ब्राइट साइड इज फैक्टर्ड इन और कंसेंसस बुलिशनेस में कॉन्ट्रेरियन होना अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, लेकिन इंडेक्स पे हमें लगता है यहां से रुझान नीचे की तरफ होएगा। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने में समझदारी है और स्टॉक स्पेसिफिक का जो शेयर आपको भसीन साहब ने पहले बताए उन्होंने शानदार रिटर्न्स भी कमा कर दिए हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। ये बताइए फिर कहां पर खरीदारी करनी चाहिए इस गिरावट में अगर आती है तो? देखिए हेमंत, हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया था अबाउट 10 डेज बैक, 2 हफ्ते से हम फार्मा को पुश कर रहे थे। डॉक्टर रेड्डी रिजल्ट्स के बाद ऑलमोस्ट 10% रैली किया है, कोई भी फॉल मिले लीजिए। फार्मा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अगर ये ट्रम्प की
कोई ज़्यादा एक्सेस बात हुई तो ट्रम्प फार्मा विल बी द बिगेस्ट गेनर। डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सन फार्मा, उसके अलावा हम टीसीएस पे बहुत बुलिश है, 2200 सवा 2200 पे हमने वो भी रेकमेंड किया है। उसके साथ एचसीएल टेक, बोथ ऑन द बैक ऑफ देयर बायबैक बीइंग एग्रेसिव एंड फंडामेंटल्स बीइंग स्ट्रांग। और कोल इंडिया एक हमारा डार्क हॉर्स है, कोल इंडिया और आर पावर। कल आपने कोल इंडिया कोल पॉलिसी भी देखी है, एक सारा लिंकेज हो गया है ऑन द वॉल्यूम साइड, ऑन द प्राइस साइड। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर कोल इंडिया। आर पावर टुडे इंडिया का सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह से ट्रिम हुई है और आगे जाते हुए हमें लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत पॉजिटिव है। तो थोड़े कॉन्ट्रा आइडियाज जिन्हें कह सकते हैं, अननोन, जो नहीं सुने हुए ऐसे आइडियाज आ रहे हैं। रिलायंस पावर पिछली बार भी बोले थे भसीन साहब, और आज भी कह रहे हैं। कोल इंडिया भी जो आउट ऑफ फ्लेवर स्टॉक है। लेकिन एक बात तो बहुत बढ़िया लगी मुझे आज ये कि ट्रम्प अगर आए थे तो दो सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, आईटी और फार्मा। और अगर ट्रम्प के जाने की बात है तो ये दो सेक्टर्स में मूव्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं, और इससे हमने कार्यक्रम की आज शुरुआत भी की थी। बिल्कुल, देखिए ये दो सेक्टर पर रखिए नजर। तो हालांकि ट्रम्प साहब जाएंगे इसकी संभावना थोड़ी कम है, बिल्कुल सही, इतना आसान नहीं, शोर शराबा, सेंटिमेंट के लिहाज से स्टॉक चल सकते हैं, इन पर नजर रखिएगा। लेकिन एक और स्पेस बैंक्स की जो बड़ी तेजी दिखाए, भसीन साहब क्या किया जाए? बैंक्स के जो नतीजे हैं, ये सरकारी बैंक का तो समझ ही नहीं आ रहा ट्रेंड क्या है। कोई एक बैंक बहुत अच्छे नंबर दिखाता है, कोई एक बैंक बड़े खराब दिखा रहा है, स्टॉक के प्राइसेस किधर भी 10% ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या हो क्या रहा है, कैसे सरकारी बैंक्स को अप्रोच करें? तो आपको ध्यान होगा अनिल, जब 70 रुपए पीएनबी था और 150 रुपए एसबीआई, हमने आपको कहा था सब फियर उसमें प्राइस्ड इन है। और अब ग्रीड दिख रही है, क्योंकि अब आप निगलेक्ट कर रहे हो ऑल द पार्ट्स ऑफ आपने एक बैंक ऑर्डिनेंस आया है, उसके वजह से तो काफी कुछ रन अप हो चुका है। नफा वसूली यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि आगे जाते हुए अभी भी एसेट क्वालिटी पे काफी दो राय हैं। पीएनबी, यूनियन बैंक, कैन बैंक के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे जितना मार्केट बना रहा है। हमारा यहाँ पे टॉपिक कंटिन्यू रहेगा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक और करूर व्यास्य बैंक, लेकिन ऑन डिक्लाइंस। अभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का रिजॉग है। एज ए डिस्क्लोजर, पीएसयू बैंक, यस बैंक और बैंक निफ्टी पे हमारी शॉर्ट पोजीशन है। अच्छा सर, ये बताइए एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे जो अब तक आए हैं उनको आपने किस तरह से रीड किया? क्योंकि मैंने देखा नेस्ले और कोलगेट के नंबर्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, उधर एचयूएल के नंबर्स और वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रहा। अब आगे की राह कैसी रह सकती है एफएमसीजी पैक के लिए, और आपको क्या पसंद है इसमें, अगर कुछ पसंद है तो? हाँ, आपने सही टिप्पणी की। देखिए, पतंजलि की वजह से डाबर और कोलगेट ने काफी डिसअपॉइंट किया है, और मैं सरप्राइज हूं कि एचयूएल ने इतने स्ट्रांग मार्जिन्स दिखाए हैं। दिस कुड बी ऑन द बैक कि उन्होंने अपना एड एक्सपेंडिचर में काफी कटौती की है, लेकिन आगे जाते हुए 48-50 टाइम्स एचयूएल एक महंगा शेयर है, लेकिन महंगा रहेगा बिकॉज लार्ज कैप है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक्स है उसे चेस करेगा। आईटीसी हमारे लिए 265 और 70 में बेस्ट बाय होएगा, बिकॉज कंसोलिडेटेड उसके सारे बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, और पावर और होटल और पेपर, उनके जो छोटे केविएट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे डार्क हॉर्स हमारा अनिल कंटिन्यूड रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहाँ पे मैनेजमेंट इज साउंड वेरी एग्रेसिव, और कुछ भी फेरबदल अगर प्रोहिबिशन पॉलिसी में अगले 3-4 महीने में आया तो वो एक एडेड किकर होएगा। यहाँ से अगर 2050 पे आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स मिले तो वो हमारा डार्क हॉर्स फॉर द ईयर है, ऑन द बैक ऑफ कंजम्पशन एंड बेवरेज। टाटा ग्लोबल में हमने काफी जोर से निवेश करने का कहा था, लेकिन वो भी डिक्लाइन पे मिले तो लेने का अच्छा मौका होगा। टाटा मोटर्स, लास्ट स्टॉक आपने टाटा मोटर्स बताया भसीन साहब? टाटा ग्लोबल, राइट, टाटा ग्लोबल, ओके, परफेक्ट, टाटा ग्लोबल। हाँ, अच्छा, ये मेटल्स पे भी राय दीजिए। इतने जबरदस्त नंबर्स आ रहे हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, इवन वेदांता, क्या ये भी अब सारे अच्छे नंबर्स प्राइस में है, या यहाँ पर अभी भी तेजी बाकी है? हाँ, देखिए, टाटा स्टील 440 पे बहुत लुक्रेटिव था, 10% मूव एक सिंगल डे में आ गया। अब यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा अटकली रहेगा, लेकिन वी कंटिन्यू टू थिंक के स्टील विल बी एन आउट परफॉर्मर। तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और सेल इस ऑर्डर में आप ले सकते हैं। एक छोटा शेयर है हिंदुस्तान कॉपर, जहां रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। मुझे लगता है अगर आपको निवेश करना है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड और कंसोलिडेटेड इसका जो प्ले है ऑन द इट्स द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावर, जिसके कॉपर,
और इसके लिए अटकलियां लगी थी कि स्टेक सेल होएगा नहीं होएगा, लेकिन मैं सोचता हूं डिविडेंड यील्ड पे ये बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक है। अगर ये 65 रुपए के करीब मिले तो हिंदुस्तान कॉपर कैन बी अ डार्क हॉर्स फॉर दिस 2017। अच्छा सर, और कोई ऐसा स्टॉक जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए और आपको लगता हो नंबर्स आने के बाद अब आप उसको खरीदना चाहते हो? एक तो आपने हिंदुस्तान कॉपर की बात करी, अर्निंग सीजन अब तक जो निकल कर आया उसमें और क्या पसंद आया आपको? तो उसमें हमारे दो ओल्ड फेवरेट्स हैं, एनबीसीसी और ईआईएल। हमें लगता है यहाँ पे नंबर्स विल बी अहेड ऑफ एस्टिमेट। ये दोनों आपको कहीं भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी, जहां नंबर्स मेरे हिसाब से सबसे अच्छे रहे हैं इन द रियल इस्टेट स्पेस, अब शेयर 290 वाला 550 हो गया है, लेकिन अगर आपको 450 पौने 500 में बिकॉज ऑफ कोई घबराहट मिले तो रियल एस्टेट में ये लीजिए। डीएलएफ एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, हम नंबर तक वेट करेंगे, लेकिन 175 और 80 के बीच में वो मिले तो वो लेने की चेष्टा कीजिए। ओके, तो ये है रियल एस्टेट शेयरों पर आए, लेकिन इंटरेस्टिंग बाजार थोड़े से सेटल होते हुए दिख रहे हैं। हम तो 9,450 9,500 के रेंज, इस रेंज के किसी तरफ निकले तो मजा है। पहली डिप में खरीदारी हुई, ऊपर गए और अब देखिए फिर से नीचे आते हुए। तो पहली डिप में बाइंग होती हुई नजर आई, अब देखना होगा सेकंड डिप जो कि महत्वपूर्ण होती है, इसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन मुश्किल हो रही है ये डोनाल्ड ट्रंप के चलते। अच्छा ये बताइए, इस पूरे मामले को आपने किस तरह से रीड किया अब सर, और आपका क्या व्यू निकल कर आ रहा है? ये मामला क्या लंबा खिंच सकता है, जल्द सेटल हो जाएगा? देखिए हेमंत, जो सारा दारोमदार था वो ये था कि ट्रंप के रिफॉर्म्स और जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफी बुलिश थे, वो इनवर्ड लुकिंग थे, प्रोटेक्शनिस्ट थे। और हमने देखा है बैंक्स बिकॉज ऑफ राइज इन बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेज हो गए थे ग्लोबली, नॉट रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो वो एक ट्रंप लेड रैली जो बैंक्स और मेटल्स में और कमोडिटीज में आई है, वहां अगर इंप्लीमेंटेशन में दारोमदार में प्रॉब्लम आई तो आई थिंक देन ये जो आप 21-22 टाइम यूएस मार्केट को आज ट्रेड कर रहे हो, वहां पे सीरियस घटने के चांसेस है। एंड एज अ कॉर्लरी जो भी ग्लोबली आपने डॉलर की वजह से एक लॉन्ग ट्रेड देखा है, वहां रिस्क ऑफ होने की गुंजाइश है। मैं ये नहीं सोच रहा हूं ओवरनाइट आएगा, लेकिन यहां मैं आपको ये केवियट जरूर दूंगा कि अगले 2 महीने में मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो एक ओल्ड एडेज है, सेल इन मे एंड गो अवे। हम सोचते हैं काफी नफा कमाया है, आप इस मई में तो आप छुट्टी पे जाइए, क्योंकि ये बाजार की वॉलेटिलिटी फेंट हार्टेड के लिए नहीं है। काश आप हमारे बॉस होते हैं भसीन साहब, छुट्टी देने की बात जो कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं तो छुट्टी से होके आ गया मई में। तो छुट्टी से होके आ गया, अच्छी खासी लंबी छुट्टी से होके आया। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। तो बाजारों ने की है कमजोर शुरुआत, लेकिन कमजोर हैं, बेहद कमजोर नहीं, संभलने की कोशिश करते हुए इंटरेस्टिंग है आज की बाजार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। देखिए इस सब मामले में सोने ने दौड़ लगाई है। भारत में आपको किस तरह से सोने को ट्रेड करना चाहिए ये बताएंगे प्रियंका संभव, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।